अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम मसल कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म को बहुत डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल और स्ट्रिएटेड मसल को डिटेल से कवर किया था। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने से पहले वो जरूर देख लें, क्योंकि जब आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगी स्केलेटल मसल की तो ही आप कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म अच्छे से समझ पाएंगे। इस वीडियो के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चरल पार्ट मैंने ड्रा कर रखे हैं और कोशिश करूंगा कि इन्हीं के जरिए आपको कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म समझा दूं, लेकिन फिर भी आपको ओवरऑल सेल की स्ट्रक्चर आनी बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि हम जानते हैं कि मसल्स क्या होते हैं, एक्साइटेबल होते हैं, यानी उनको सिग्नल आना होता है न्यूरॉन से और वो डीपोलराइज होते हैं और उसके नतीजे में फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सो मसल को कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल जाना है और हम जानते हैं कि स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, वॉलंटरी मसल्स होते हैं, यानी हमारी मर्जी से मूव करते हैं। लेट्स से इस बोन को और इस हाथ को मैंने मूव करवाना है अपनी डायरेक्शन में, तो बेसिकली मेरे बाइसेप मसल को सिग्नल जाना है और ये बाइसेप मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये वाली बोन आगे की तरफ मूव होगी। सो इन मसल्स को सिग्नल कहां से आएगा, न्यूरॉन के जरिए आएगा। ठीक है, तो न्यूरॉन से पहला स्टेप क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल अराइव होगी, ये डीपोलराइजेशन के नतीजे में आती है। इस पर डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। सो एक्शन पोटेंशियल आएगी और एक्शन पोटेंशियल जब न्यूरॉन के टर्मिनल तक पहुंचेगी, यानी एंड पोर्शन तक पहुंचेगी, तो एंड पोर्शन के बाहर कुछ कैल्शियम आयंस मौजूद होते हैं। ये कैल्शियम आयंस रश इन करेंगे, यानी सेकंड स्टेप में क्या होगा, कैल्शियम आयन न्यूरॉन के टर्मिनल में अंदर आएंगे। अच्छा, इन कैल्शियम आयन के अंदर आने से न्यूरॉन के टर्मिनल में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिन्होंने सिग्नल आगे सेंड करना होता है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का सिग्नल देना है। इस केस में मसल को कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल देना है। सो न्यूरोट्रांसमीटर वेजिकल के अंदर इन्वेलप हुए हुए होते हैं, यानी न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर वेजिकल होता है। सो उस वेजिकल को फ्यूज कराना है न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन के साथ। सो थर्ड स्टेप क्या होगा, वेजिकल कंटेनिंग एसीएच फ्यूज विद सीएम सेल मेम्ब्रेन, यानी कि इस केस में जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसे एसीएच या एसिटाइल कोलिन कहा जाता है। ठीक है, ओके। कैल्शियम आयन अंदर आए, कैल्शियम आयन ने वेजिकल को फ्यूज करवाया सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन के साथ, और जैसे ही ये वेजिकल फ्यूज हुआ तो इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन था वो रिलीज हो गया इनटू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी न्यूरॉन और मसल के दरमियान की स्पेस में ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए। अब नीचे मसल सेल मौजूद है जिसने ये सिग्नल न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करना है, तो ये मसल सेल्स की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि उस सिग्नल को रिसीव करते हैं। सो एसिटाइल कोलिन इन रिसेप्टर के साथ जैसे ही बाइंड करेगा तो ये जो मेम्ब्रेन है इसे सार्कोलेमा कहा जाता है। तो इस मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन शुरू हो जाएगी, यानी मसल सेल की मेम्ब्रेन डीपोलराइज होना शुरू हो जाएगी, सोडियम आयन अंदर आना शुरू हो जाएंगे और अंदर से ये मेम्ब्रेन पॉजिटिव होती जाएगी और ये सिग्नल ट्रेवल करता जाएगा अलोंग द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल, राइट। सो डीपोलराइजेशन हुई, ये सिग्नल ऐसे ट्रेवल करता जाएगा और हमें पता है कि मसल सेल की सेल मेम्ब्रेन यानी सार्कोलेमा के अंदर कुछ इन्वेजिनेशंस होती हैं, यानी टी ट्यूब्यूल्स या ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं जो सेल के अंदर तक गई होती हैं। सो यहाँ पर मैंने ड्रा कर रखा है, ये एक सेल मेम्ब्रेन अंदर को घुसी हुई है, इसे टी ट्यूब्यूल या ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल कहा जाता है। तो ये सिग्नल ऐसे जैसे ही टी ट्यूब्यूल में जाएगा तो टी ट्यूब्यूल के साइडों पर सेल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक टाइप जो कि मसल सेल में मौजूद होता है उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, वो दोनों साइड पर मौजूद होता है जिसके अंदर कैल्शियम आयन मौजूद होते हैं। सो जैसे ही ये सिग्नल इधर आएगा, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ये सिग्नल जाएगा और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने अंदर से कैल्शियम आयन को रिलीज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और ये कैल्शियम आयन जैसे ही रिलीज होगा तो फिर ये मायोफाइब्रिल में जाएगा जो कि मसल सेल की सेल मेम्ब्रेन के मसल सेल के अंदर एबंडेंट में होते हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में मायोफाइब्रल्स मौजूद होते हैं जो कि सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके अंदर प्रोटीन मौजूद होती हैं और इन स्ट्रक्चर्स के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, यानी प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती हैं और ओवरऑल पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। सो कैल्शियम आयन जैसे रिलीज होगा तो क्या होगा, मायोफाइब्रल को कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल जाएगा, यानी मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। सो यही मैकेनिज्म तो हमें करवाना है। सो कैल्शियम आयन जैसे ही रिलीज होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो मायोफाइब्रिल में जाएगा और मायोफाइब्रिल में एक स्पेशल प्रोटीन होती है जिसे ट्रोपोनिन कहा जाता है, उसके साथ कैल्शियम जाकर बाइंड करता है और कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म चल पड़ता है। सो इस एरिया को मैं दोबारा से रिवाइज कर लेता हूँ शॉर्ट में ताकि आपको आसानी से समझ आए। सबसे पहले सिग्नल आएगा एक्शन पोटेंशियल जिसे हम कहते हैं, वो सिग्नल आएगा और सेकंड स्टेप में कैल्शियम आयन न्यूरॉन के टर्मिनल में एंटर होगा। कैल्शियम आयन इस वेजिकल को न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करवाएगा। इस वेजिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, इस केस के अंदर एसिटाइल कोलिन होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में रिलीज होंगे और फिर आगे मसल सेल की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स होंगे जो एसीएच या एसिटाइल कोलिन को रिसीव करेंगे। जैसे ही ये एसिटाइल कोलिन इन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी,
यानी सिग्नल ट्रेवल करना शुरू कर देगा, और जैसे ही ये सिग्नल इन टी ट्यूब्यूल्स में जाएगा तो इन टी ट्यूब्यूल्स के साथ जुड़ी हुई अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम आयन मौजूद होता है। जैसे ही इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ये डिपोलराइजेशन का सिग्नल जाता है तो ये कैल्शियम आयन रिलीज हो जाते हैं इनटू द सेल ऑफ मसल सेल, राइट। सो मसल सेल के अंदर जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज होता है, ये कैल्शियम आयन चला जाता है मायोफाइब्रिल के अंदर, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट सार्कोमेयर मौजूद होते हैं। सो सार्कोमेयर के अंदर एक स्पेशल प्रोटीन होती है जिसे ट्रोपोनिन कहा जाता है, उसके साथ कैल्शियम जाकर बाइंड कर देती है, बाइंड कर जाती है, और कैल्शियम आयन जब ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगी तो कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म चलेगा, जिसे अभी हम थोड़ी देर में डिटेल से देखने वाले हैं। सो जहां तक होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब हम जरा सा इस डायग्राम की तरफ चलते हैं। सो ये मायोफाइब्रिल को मैंने जरा ज्यादा जूम इन कर लिया है। तो इसे जब हम मायोफाइब्रिल को हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो मायोफाइब्रिल में हमें कुछ बैंड्स नजर आते हैं, कुछ डार्क बैंड नजर आते हैं, कुछ लाइट बैंड नजर आते हैं, यानी कुछ एरिया डार्क नजर आता है, कुछ लाइट नजर आता है, ठीक है। अब ये जो डार्क बैंड होता है इसमें थिक फिलामेंट मौजूद होते हैं, यानी थिक एक मोटी प्रोटीन मौजूद होती है जिसे थिक फिलामेंट कहा जाता है। और ये जो लाइट बैंड हमें नजर आता है इसमें एक थिन फिलामेंट प्रोटीन मौजूद होती है। थिन फिलामेंट किससे मिलकर बनता है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ओके। फिर अगर हम थिन फिलामेंट को देखें तो थिन फिलामेंट के सेंटर में एक प्रोटीन की लाइन मौजूद होती है जिसे जेड लाइन कहा जाता है, ठीक है। यानी ये क्या आ गई, ये एक प्रोटीन की लाइन है जिसे जेड लाइन कहा जाता है। इसके साथ दोनों साइड पर थिन फिलामेंट यानी पतली पतली प्रोटीन पॉलीमर की फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। ये थिन फिलामेंट आ गया। इसकी इस साइड पर भी जेड लाइन, ये साइड पर भी ये थिन फिलामेंट मौजूद है। अगर हम सेंटर की तरफ जाएं यानी कि यहां से इधर आए तो यहां सेंटर में हमें एक और प्रोटीन की लाइन मौजूद मिलती है जिसे एम लाइन कहा जाता है, और ये एम लाइन थिक फिलामेंट वाली प्रोटीन को अपने साथ जोड़े होती है। यानी अगर आप देखें तो ये थिक फिलामेंट इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर आगे आते हैं तो फिर जेड लाइन आ गई, फिर उसके साथ थिन फिलामेंट मौजूद है। सो एक जेड लाइन और दूसरे जेड लाइन के दरमियान का जितना भी रीजन है उसे सार्कोमेयर कहा जाता है, और ये एक फंक्शनल यूनिट होता है मसल फाइबर या मसल सेल का, ठीक है। यानी ये सार्कोमेयर बेसिकली इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो बहुत सारे सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर इस तरीके से चल के पूरा मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर हो गया। सो ये सार्कोमेयर आ गया। सार्कोमेयर को मजीद जूम इन करते हैं और इसे स्ट्रेट करके देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल दिखाया हुआ है। स्ट्रेट करके देखने की कोशिश करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि ये क्या आ गई हमारी, ये जेड लाइन आ गई, ये भी जेड लाइन आ गई। इसके दरमियान के रीजन को सार्कोमेयर कहा जाता है, और सेंटर में हमें पता है एम लाइन होती है जिसके साथ थिक फिलामेंट अटैच होता है, ठीक है। और ये जेड लाइन के साथ थिन फिलामेंट अटैच होता है, ठीक है। अब ये जो थिक फिलामेंट जहां पर एंड होता है दोनों साइड से, इस रीजन को या इस बैंड को, जैसे हमने डार्क बैंड भी कहा था, इस रीजन को ए बैंड कहा जाता है, जिससे बनता है एन आइसोट्रोपिक बैंड या डार्क बैंड सिंपली, ठीक है। और अगर हम थिन फिलामेंट वाले रीजन को देखें जो कि जेड लाइन के आसपास होता है, और जहां पर थिक फिलामेंट एंड होता है उस पर जाकर ये भी एंड हो जाता है। सो इस रीजन को आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड या लाइट बैंड कहा जाता है। बेसिकली यहाँ पर प्रोटीन की मिकदार कम है, इसलिए लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ये हमें लाइट नजर आता है, हल्का नजर आता है, ज्यादा डार्क नहीं नजर आता। सो होपफुली यहां तक आपको समझ आ चुकी होगी चीजों की, ओके। अब यहां पर एक एच बैंड भी होता है। एच बैंड क्या होता है कि अगर आप देखें तो ये जेड लाइन से एक थिन फिलामेंट अंदर को घुसा हुआ है, और ये थोड़ा बहुत थिक फिलामेंट के भी अंदर आया हुआ है, ठीक है, नजर आ रहा है यहां पर। सो यहां पर ये वाला रीजन अगर हम यहां पर लाइन लगा दें और इस जगह से यहां पर लाइन लगा दें तो यहां से यहां तक का जो रीजन है इसे एच जोन कहा जाता है, जिसमें आपको सिर्फ थिक फिलामेंट मिलेगा। जबकि ए बैंड के अंदर आपको थोड़ा सा एरिया थिन फिलामेंट का भी मिलेगा और थिक फिलामेंट का भी मिलेगा। क्लियर हो गया। ये ए बैंड आ गया। ए बैंड में सबसे ज्यादा डार्क वाला ये रीजन होता है, क्योंकि इसमें थिक फिलामेंट भी होता है, थिन भी होता है। ये कंबाइनली ये वाला रीजन बहुत डार्क होता है। फिर उससे कम डार्क ये सेंटर वाला रीजन होता है, जिसमें आपको सिर्फ थिक फिलामेंट देखने को मिलेगा, जिसे एच जोन भी कहा जाता है। और फिर सबसे लाइट रीजन ये आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जेड लाइन और थिन फिलामेंट मौजूद होता है। ओके, अब ये मैं बार बार थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट की बात कर रहा हूँ। हम देख लेते हैं कि थिन फिलामेंट के अंदर क्या है और थिक फिलामेंट के अंदर क्या है। सो जब हम इसे मजीद जूम इन करते हैं तो हमें पता चलता है थिन फिलामेंट कुछ प्रोटीन से मिलकर बना होता है, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर अब हम इसे देख रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये आ गई हमारे पास जेड लाइन। ठीक है, जेड लाइन के अंदर जब थिन फिलामेंट को देखते हैं तो थिन फिलामेंट इस तरीके से दो पॉलीमर की लाइनों से मिलकर बना हुआ है, जिसे एक्टिन प्रोटीन कहा जाता है। यानी एक्टिन प्रोटीन का ये एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है, ये तीसरा। इस तरीके से बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर क्या कर रहे हैं, पॉलीमर बना रहे हैं।
और फिर दोबारा दूसरा पॉलीमर की एक लाइन आ रही है और इस तरीके से ये एक दूसरे के ऊपर लिपट कर एक रस्सी की तरह स्ट्रक्चर बन रही है। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास थिन फिलामेंट का एक पार्ट जिसे एक्टिन प्रोटीन कहा जाता है और ये सबसे बेसिक है। ठीक है, फिर इसके बाद इस थिन फिलामेंट के अंदर हमें ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन भी मिलती है जो कि टैब की तरह आप समझ लें, और ये ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो अभी हम देखने वाले हैं। और इसके अलावा एक और प्रोटीन भी मौजूद होती है जिसे ट्रोपोनिन कहा जाता है, यहाँ ग्रीन कलर में मैंने ड्रा कर रखी है छोटी छोटी। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन अलोंग द होल लेंथ ऑफ एक्टिन मौजूद होती है और ट्रोपोनिन थोड़े थोड़े वक्फे पर मौजूद होती है। ओके, जब हम आगे आते हैं तो फिर हमें सेंटर में जो थिक फिलामेंट नजर आता है उसको अगर हम देखें तो थिक फिलामेंट एक ही प्रोटीन से मिलकर बना होता है जिसे मायोसिन कहा जाता है, जो कि फाइब्रस प्रोटीन होती है और उसका हेड ऐसे ऊपर को निकला होता है और ये हेड ग्लोब्यूलर प्रोटीन से मिलकर बना होता है, यानी हेड इसका ग्लोब्यूलर है, ये हेड आ गया और पीछे ये फाइब्रस प्रोटीन है। ठीक है, बहुत सारी फाइब्रस प्रोटीन मिलती हैं, तकरीबन 400 यूनिट मिलकर ये थिक फिलामेंट बना रही होती हैं जिसके हेड ऐसे ऊपर को निकले होते हैं और इस हेड का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो अभी हम देखने वाले हैं। ओके, और मैंने आपको बताया था कि जहां पर थिन फिलामेंट पतला फिलामेंट खत्म होता है, यहां पर भी थिन फिलामेंट खत्म होता है, इसके दरमियान के रीजन को एच बैंड कहा जाता है जिसमें आपको सिर्फ थिक फिलामेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, बेसिकली जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म होता है उसमें ये एच बैंड डिक्रीज हो रहा होता है, यानी दोनों जेड लाइन इस तरीके से पास आ रही होती हैं। ठीक है, एच बैंड डिक्रीज होता जाता है, यानी ये थिन फिलामेंट ऐसे कम क्लोज एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। यहाँ पर मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो एच बैंड का साइज बड़ा है, यहाँ पर देखें एच बैंड छोटा हो चुका है जिसके अंदर सिर्फ ये वाला रीजन आपको मिलेगा थिक फिलामेंट का। ठीक है, बेसिकली ये थिन फिलामेंट जितने भी हैं ये दोनों डायरेक्शन से एक दूसरे के करीब आए हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि सेंटर में एम लाइन भी मौजूद होती है जो थिक फिलामेंट को सेंटर पर पकड़े होती है। इस मैकेनिज्म से कॉन्ट्रैक्शन हो रही होगी। अब हम देखते हैं डिटेल में कि कॉन्ट्रैक्शन होती कैसे है, यानी ये थिन फिलामेंट अंदर की तरफ मूव कैसे करते हैं। ओके, थिन फिलामेंट जैसा कि मैंने आपको बताया, थिन फिलामेंट एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसमें ट्रोपोमायोसिन भी होती है और ट्रोपोनिन भी होती है। ठीक है, ये आ गई एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन के एक मोनोमर को हम जरा सा जूम इन करके देख लेते हैं। ये एक एक्टिन प्रोटीन का मोनोमर है और इसमें यहाँ पर ब्लैक कलर में एक मैंने साइट ड्रा कर रखी है जो कि साइट ऑफ अटैचमेंट है फॉर मायोसिन हेड, और मैंने आपको बताया था ये मायोसिन का हेड है। ठीक है, ये बहुत सारे मायोसिन के हेड हैं जो ऐसे ऊपर को निकले होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये मायोसिन के हेड बेसिकली इस एक्टिन प्रोटीन को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हैं, आगे की तरफ खींचते हैं जिससे कॉन्ट्रैक्शन होती है। अगर हम जूम इन करके देखें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ये एक्टिन प्रोटीन का एक मोनोमर है जिसमें एक अटैचमेंट की साइट है। ठीक है, मायोसिन हेड के लिए। अब हम मायोसिन हेड को देखें तो उस मायोसिन हेड के दो पार्ट होते हैं। ये लेट से उसका नेक रीजन आ गया, ये एक फेस आ गया, ये दूसरा फेस आ गया। एक फेस पर अटैचमेंट साइट मौजूद होती है जो कि मायोसिन एक्टिन के साथ अटैच होता है, यानी ये वाला रीजन यहाँ पर अटैच होगा और पुल करेगा इसे अपनी तरफ। ठीक है, जबकि ये दूसरा रीजन होता है इसमें एटीपेज एंजाइम मौजूद होता है जो कि एटीपी की ब्रेक डाउन करके एनर्जी यूटिलाइज करके मूव करता है। ठीक है, मायोसिन हेड के दो पार्ट हैं, एक अटैच करता है एक्टिन के साथ और दूसरा एटीपी की ब्रेक डाउन करता है और उस एनर्जी के नतीजे में मूवमेंट शो करता है। मायोसिन हेड हैव टू पार्ट्स, वन फॉर एटीपी एटीपेज एंड टू फॉर अटैचमेंट विद एक्टिन। क्लियर हो गया? ओके, अब हम इस तरफ आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया थिन फिलामेंट एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन से मिलकर बना होता है, और जैसे ही मैंने आपको बताया कि कैल्शियम रिलीज होती है वो आकर किसके साथ अटैच करती है, ट्रोपोनिन के साथ अटैच करती है। यहाँ ट्रोपोनिन के साथ जैसे ही कैल्शियम आकर अटैच होगी तो ये ट्रोपोनिन प्रोटीन अपनी स्ट्रक्चर चेंज करेगी। लेकिन इस स्ट्रक्चर चेंज करने का क्या फायदा होना है ये मैं आपको यहां से समझा देता हूं। यानी कि ये ट्रोपोमायोसिन जो प्रोटीन है, मैंने आपको बताया टैप लाइक फाइब्रस प्रोटीन होती है। ये ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन नॉर्मली यानी जनरल हालत में जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, ये इस एक्टिव साइट को कवर किए होती है। ठीक है, लेट्स से इस प्रोटीन ने इस एक्टिव साइट को कवर किया हुआ है। ठीक है, अब होगा क्या कि जब ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम आकर अटैच होगा, ये ट्रोपोनिन इस ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन को अपनी तरफ खींचेगी, सिरकाएगी। ठीक है, जैसे ही ये ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन आगे से हटेगी, सिरक जाएगी, खींचने होगी, तो ये वाला जो अटैचमेंट साइट है, अटैचमेंट साइट वाला जो पोर्शन है, ये एक्सपोज हो जाएगा। जैसे ही ये एक्सपोज होगा, आप मायोसिन हेड क्या करेगा, इसके साथ अटैच कर देगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली फिनोमेना होना है। यानी ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम अटैच हुई, ट्रोपोनिन ने अपनी शेप थोड़ी बहुत चेंज की। ठीक है, जैसी शेप चेंज की तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक्टिन प्रोटीन पर जो
अटैचमेंट साइट थे वो सारे एक्सपोज हो चुके हैं। जैसे ही एक्सपोज हुए, अब मायोसिन हेड को चांस मिला है कि इसके साथ अटैच हों, और मायोसिन हेड इसके साथ जाकर अटैच हो जाते हैं और मूवमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, सो अटैचमेंट की समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि मूवमेंट कैसे होती है। ओके, अब इस डायग्राम की तरफ चलते हैं। नॉर्मली जो एटीपेज वाला हेड वाला पोर्शन है जिसमें एटीपेज एंजाइम मौजूद होता है, इस पर जब एटीपी अटैच होता है तो ये डिटैच हालत में होता है, यानी अभी ये चिपका हुआ नहीं है। ठीक है, अब दूसरी साइड से जैसे ही कैल्शियम आता है, ठीक है, कैल्शियम आकर इसको एक्सपोज करता है, एक्टिन हेड को एक्सपोज करता है, तो ये फेस जो है इसके साथ जाकर अटैच हो जाता है और एटीपी साथ ही टूट जाता है। एटीपी टूटता है, एडीपी इंटू इनऑर्गेनिक फास्फेट, और जो एनर्जी होती है वो इसके अंदर आ जाती है, और ये एनर्जी क्या करती है, इसको पुल करती है अपनी तरफ। ठीक है, ये पुल करता है। यानी लेट्स से इस सिनारियो को देखते हैं, ये वाला हेड है। ठीक है, जैसे ही कैल्शियम आकर अटैच हुआ, एटीपी टूटा और इसमें जो एनर्जी आई है इसने ऐसे किया और ऐसे, ठीक है, इस एक्टिन फिलामेंट या थिन फिलामेंट को ऐसे खींचा। जैसे ही ये ऐसे टिल्ट करेगा तो ये थिन फिलामेंट ऐसे अपनी तरफ खींचने होगा। इसी तरह ये वाली साइड वाले क्या करेंगे, ये ऐसे होंगे, हेड के साथ अटैच हुए, ऐसे खींचेंगे, ये साइड मूव होगा। सो ये दोनों इस तरीके से मूव करेंगे। ठीक है, अंदर की तरफ मूव करेंगे। सो एटीपी यानी एटीपी टूट गया, जैसे ही टूटा वो एनर्जी क्या करेगी, इसको बेंड करवाएगी और एक्टिन फिलामेंट को सेंटर की तरफ पुल करेगी। ठीक है, अब जैसे ही पुल हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी है, अब दोबारा से एटीपी आकर इधर लगेगा। माइटोकॉन्ड्रिया तो मौजूद है जो एटीपी बना रहे हैं, दोबारा से एटीपी आकर जैसे ही इसके साथ अटैच होगा तो ये डिटैच हो जाएगा। उधर से कैल्शियम अटैच होता जा रहा है, बार बार नई साइड से एक्सपोज हो रही हैं, तो ये इस तरीके से अपनी तरफ बार बार खींचते जाएंगे। ये बहुत फास्टली मैकेनिज्म हो रहा है। ठीक है, बार बार खींचते जाएंगे और इस तरीके से एच बैंड कम होता जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म चलता जाएगा। फिर रिलैक्सेशन में क्या होगा कि रिलैक्सेशन में न्यूरॉन से सिग्नल आना बंद हो जाएगा और कैल्शियम दोबारा से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही कैल्शियम रिवर्स हो जाएगा तो कैल्शियम जब हटेगा ट्रोपोनिन में, तो ये वाली जो ट्रोपोमायोसिन की टैप वाली जगह है, ये एक्टिन की अटैचमेंट साइट को कवर कर देगी, जिसकी वजह से मायोसिन का हेड इसके साथ अटैच नहीं हो पाएगा और कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा और रिलैक्स हो जाएगा मसल दोबारा से अपनी पोजीशन में। क्लियर हो गया? होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। क्विकली रिव्यू कर लेते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या स्टडी किया। मैंने आपको बताया मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, जिसमें मैंने आपको बताया न्यूरॉन से सिग्नल आता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एसिटाइल कोलिन की फॉर्म में वो सिग्नल ट्रेवल करता है, मसल को जाता है, मसल सेल के अंदर डिपोलराइजेशन होती है और टी ट्यूब्यूल के आसपास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होते हैं जो कि कैल्शियम आयन को रिलीज करते हैं उस सिग्नल की बेस पर। कैल्शियम आयन जैसे रिलीज करता है तो कैल्शियम आयन जाकर ट्रोपोनिन के साथ अटैच होता है। ट्रोपोनिन क्या करता है कि ट्रोपोनिन के साथ जैसे ही कैल्शियम जाकर अटैच होता है तो ट्रोपोनिन अपने साथ ट्रोपोमायोसिन को थोड़ा सा सिरका देता है। जैसे ही ट्रोपोमायोसिन सिरकता है तो ये एक्टिन प्रोटीन की साइड पर एक अटैचमेंट साइट होती है मायोसिन हेड के साथ। ठीक है, सो जैसे ही ये एक्सपोज होगा तो मायोसिन हेड इसके साथ अटैच हो जाएगा और साथ में दूसरा जो पार्ट होता है हेड का जिसे एटीपेज कहा जाता है वो एटीपी को तोड़ेगा और मूवमेंट करवाएगा और पुल करेगा एक्टिन प्रोटीन को अपनी तरफ या सेंटर की तरफ मूव करेगा, जिससे कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म चलेगा। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।